हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 6 दिसंबर 2023 दिन बुधवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कुर्सी एक और दावेदार अनेक। भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के सामने अब चुनौती है। पीएम आवास पर 4 घंटे बैठक चली। यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग अब ये जानना चाह रहे हैं कि उनके प्रदेश का मुखिया कौन होगा। इन तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत के भागीदार चेहरे भी सोच रहे हैं कमान किसको कमान देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास पर इसे लेकर 4 घंटे बैठक हुई। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसी सवाल को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत वाली हैट्रिक के साथ अब यही सवाल सबसे बड़ा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग अब ये जानना चाह रहे हैं कि उनके प्रदेश का मुखिया कौन होगा। राजस्थान में 5 चेहरे सामने आ रहे हैं। पहला वसुंधरा राजे सिंधिया, दूसरा बाबा बालकनाथ योगी, तीसरा गजेंद्र सिंह शेखावत, चौथा नाम दिया कुमारी और 5वां नाम अश्विनी वैष्णव। अब इन 5 चेहरों में से केंद्रीय नेतृत्व किसे चुनता है, यही जनता जानना चाह रही है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए भी दिल्ली में मंथन चल रहा है। पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का है, दूसरा नाम नरेंद्र सिंह तोमर का, तीसरा नाम प्रहलाद पटेल का है, वहीं चौथा नाम वीडी शर्मा का बताया जा रहा है। भूपेश बघेल का किला ढहने के बाद अब बीजेपी में सीएम को लेकर छत्तीसगढ़ में भी तगड़ा सस्पेंस बरकरार है। छत्तीसगढ़ से सीएम की रेस में जो चेहरे आ रहे हैं उनमें रमन सिंह, अरुण साव, विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी का नाम शामिल है। और ये तो बात आपको मालूम ही है कि बीजेपी ने तीनों राज्यों में सीएम के चेहरा घोषित किए बिना ही चुनाव लड़ा है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर हमेशा से आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग होती रही है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा हलचल राजस्थान को लेकर देखी जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार शाम को पीएम नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री चयन को लेकर चर्चा की है। राजस्थान में बहुमत मिलने के बाद भाजपा में अब मुख्यमंत्री पद को लेकर अलग अलग खेमों का शक्ति प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। जयपुर में सोमवार और मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से 45 विधायकों ने मुलाकात की है। वहीं प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से 26 विधायक मिल चुके हैं और इनमें से 8 विधायक ऐसे हैं जो दोनों नेताओं के पास गए थे। मंगलवार को वसुंधरा के समर्थक कालीचरण सराफ ने यह दावा किया कि वसुंधरा के घर 70 विधायक गए थे। चलिए अपडेट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। रेवंत रेड्डी होंगे तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री। राहुल गांधी ने मोहर लगा दी है। 7 दिसंबर को शपथ लेंगे, इस तरह की अपडेट खबरें आई है। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि रेवंत रेड्डी को तेलंगाना में सीएम पद के लिए चुना गया है। मंगलवार को दिल्ली में हुई पार्टी की बैठक में यह फैसला लिया गया। यानी 2 राज्यों में सीएम कैंडिडेट की तस्वीर साफ हो गई है। 3 राज्यों में अभी भी पैच फंसा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है। श्री करणपुर सीट पर 5 जनवरी को वोटिंग होगी। श्री गंगानगर जिले में आचार संहिता लागू, कांग्रेस उम्मीदवार के निधन के बाद चुनाव स्थगित हुए थे। यानी श्री गंगानगर जिले की श्री करणपुर सीट पर अब 5 जनवरी को चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने करणपुर सीट पर चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। 12 से 19 दिसंबर तक यहाँ नामांकन होंगे। 20 दिसंबर को नामांकन की जांच होगी। 22 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 5 जनवरी को वोटिंग होगी और 8 जनवरी को काउंटिंग होगी, यानी रिजल्ट आएंगे। कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर के 19 नवंबर को निधन के बाद इस सीट पर चुनाव रद्द कर दिए थे और इसीलिए 25 सितंबर को राजस्थान में 199 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। और अब बची हुई इस एक सीट पर श्री करणपुर सीट पर 5 जनवरी को चुनाव होंगे। 8 जनवरी को रिजल्ट आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने असम के अप्रवासियों की नागरिकता का डेटा मांगा है। कोर्ट ने कहा कि बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने का असर असम पर नहीं पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार यानी 5 दिसंबर को असम में सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A से जुड़ी 17 याचिकाओं पर 5 जजों की बेंच में सुनवाई शुरू हुई। चक्रवाती तूफान से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग मंगलवार दोपहर आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर ठीक 1 बजे तूफान बापटला में नेल्लोर मछलीपट्टनम के बीच लैंडफॉल कर गया। IMD के मुताबिक लैंडफॉल के दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। साथ ही तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तूफान कमजोर होकर अब आगे बढ़ गया है। तूफान का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हुआ है। दोनों राज्यों में 100 से ज्यादा ट्रेनें और 50 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया से NDRF की 29 और SDRF की टीम ने 9,500 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। तमिलनाडु के मुख्य सचिव ने बताया कि तूफान की वजह से राज्य में 2 दिनों के भीतर भारी बरसात, वहीं चेन्नई शहर में भी भारी बारिश देखने को मिली है। तूफान प्रभावित आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजस्थान जयपुर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं रहे। मंगलवार यानी 5 दिसंबर को जयपुर में गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। घटना के बाद हड़कंप सा मच गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, हमलावरों की तलाश जारी है। बदमाशों ने गोगामेडी को 4 गोलियां मारी। घटना के वक्त गोगामेडी अपने घर में थे। गोलीबारी के बाद आसपास के लोग एकत्रित हो गए। गोगामेडी को तुरंत मेट्रो मास हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोगामेडी की हत्या से राजस्थान में उबाल देखने को मिल रहा है। आज बंद का
का ऐलान भी हुआ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। राजपूत करणी सेना समर्थक अपना आक्रोश जता रहे हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह घोगामेड़ी की जयपुर में उनके आवास पर हुई हत्या की न्यायिक जांच की मांग को लेकर अब राजस्थान बंद का आह्वान किया गया है। जयपुर समेत जगह जगह प्रदर्शन की खबरें भी सामने आई है और बुधवार यानी आज राज्यव्यापी बंद का ऐलान हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री के विवादित वीडियो हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यूट्यूब, फेसबुक और एक्स यानी ट्विटर को नोटिस भेजा है और कहा कि दोबारा ऐसा न हो। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर विवादित टिप्पणी के मामले में यूट्यूब, फेसबुक और एक्स को नोटिस जारी किया है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय को भी पार्टी बनाया गया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से अगले 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। निर्देश दिए गए हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़े विवादित वीडियो हटाए जाएं और दोबारा ऐसी गलती न हो। जस्टिस संजय द्विवेदी ने मंगलवार को शास्त्री के अनुयायी व नरसिंहपुर निवासी रंजीत पटेल की याचिका पर सुनवाई की है। याचिका में आरोप लगाया गया कि बिना जांचे परखे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया में भ्रामक वीडियो प्रचारित किए जा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा से जुड़ी खबर आ रही है। स्कूलों में एडमिशन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। आय सीमा 5 लाख करने का आदेश दिया गया। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे माता पिता की ओर से आय की स्व घोषणा की व्यवस्था को तुरंत खत्म करें और स्कूलों में ईडब्ल्यूएस के लिए निःशुल्क सीट जारी रखने के लिए एक उचित व्यवस्था बनाए। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत आय सीमा बढ़ाने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत एडमिशन को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन के लिए सरकार के कोई संशोधन करने तक मौजूदा आय सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए सालाना करने का आदेश दिया है। यूरिया मैन्युफैक्चरिंग में भी आत्मनिर्भर हो रहा है भारत। बड़ी खबर आई है किसान भाइयों के लिए, यानी अब यूरिया खाद के लिए किसी दूसरे देश का मुंह ताकना नहीं होगा। भारत शीघ्र ही यूरिया मैन्युफैक्चरिंग में भी आत्मनिर्भर होने जा रहा है। ये जानकारी देश में रासायनिक उर्वरक बनाने वाली कंपनियों का शीर्ष संगठन फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दी है। पंजाब सरकार और किसानों में सहमति बनी है। पराली जलाने पर दर्ज की गई एफआईआर और रेड एंट्री रद्द की जाएगी। जुर्माना भी न वसूलने का भरोसा दिया गया। उत्तर भारत के 18 संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने पंजाब सरकार से मुलाकात कर पराली और भारतमाला प्रोजेक्ट समेत अन्य अहम मांगों पर चर्चा की है, जिसके बाद सरकार किसानों के सामने नरम नजर आई और उनकी अधिकतर मांगों को मान लिया गया। वहीं कहीं पर आश्वासन देकर फिलहाल किसान भाइयों के गुस्से को शांत किया गया। उत्तराखंड को मिला राष्ट्रीय खेल ध्वज। 2024 में आयोजित होंगे प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेल। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेल ध्वज मिल गया। शेयर मार्केट से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। ऑल टाइम हाई पर शेयर मार्केट। सेंसेक्स 431 अंक चढ़कर 69,296 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 168 अंकों की तेजी देखने को मिली है। होंडा ने CB 350 और CB 350 RS को वापस कॉल किया, यानी वापस बुलाया। बैक एंगल सेंसर में खराबी की वजह से इन गाड़ियों को वापस रिकॉल किया गया। कंपनी फ्री में पार्ट्स बदलेगी। होंडा मोटरसाइकिल इंडिया ने तकनीकी खराबी आने के कारण अपनी प्रीमियम रेट्रो क्लासिक बाइक इनको वापस बुलाया गया। कंपनी के इस रिकॉल में अक्टूबर 2020 से जनवरी 2023 के बीच बनाए गए मॉडल शामिल हैं। होंडा ने कहा है कि रियर ब्रेक लाइट स्विच और बैक एंगल सेंसर में डिफेक्ट मिला है और इसे सुधारने के लिए गाड़ियों को रिकॉल किया गया। हज यात्रा 2024 का ऑनलाइन प्रोसेस शुरू। 20 दिसंबर तक करें अप्लाई। हज कमेटी की वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। केंद्रीय हज कमेटी ने हज यात्रा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी है। आजमीन 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। दिल्ली में बड़े भूकंप की स्थिति में सरकारी इमारतें कितनी मजबूत हैं? हाई कोर्ट ने ऑडिट के निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को अधिकारियों से क्षेत्र में भूकंप के झटकों के खिलाफ उनकी स्थिरता का परीक्षण करने के लिए अस्पतालों और स्कूलों जैसी सार्वजनिक इमारतों का संरचनात्मक ऑडिट करने को कहा है। चीन आयोजित करेगा दूसरा हिंद महासागर फोरम सम्मेलन। भारत के लिए फिर सिरदर्द बन सकता है, यानी चीन इस सप्ताह हिंद महासागर क्षेत्र फोरम का दूसरा सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। ये कदम भारत से सटे रणनीतिक समुद्री क्षेत्र में अपनी दादागिरी बढ़ाने के लिए कई देशों को अपने साथ लाने की चीन की ये चाल है। 6 दिसंबर की इंडिया ब्लॉक की बैठक टल गई है। ममता, नीतीश समेत कई नेता शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए बुधवार को होने वाली इंडिया की ब्लॉक बैठक फिलहाल टल गई है। मिडिल क्लास को जल्दी मिलेगी बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। 3 बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत से बीजेपी गदगद है। वहीं अब ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कुछ बड़े फैसले ले सकती है। 3 साल में 35,000 छात्रों ने जाने दी है। 2019 से 2021 के बीच मौतों में इजाफा हुआ है। सरकार का संसद में इस तरह का जवाब है। देश में 2019 से 2021 के बीच 35,000 से अधिक छात्रों ने अपनी जानें दे दी। देश के पुलिस बलों में लगभग 11.75% महिलाएं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में इस तरह की जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल अनमैरिड वुमेन के लिए सरोगेसी की अनुमति
अनुमति देने की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। हरियाणा से जुड़े अपडेट भी आ रहे हैं। हरियाणा में 18 दिन चलेगा इंटरनेशनल गीता महोत्सव। कुंभ की तर्ज पर मेला अथॉरिटी बनेगी। मेले में जाने वालों का रोडवेज में आधा किराया। हरियाणा का इंटरनेशनल गीता महोत्सव 18 दिवसीय होगा। 7 दिसंबर से मेले की शुरुआत होगी और 24 दिसंबर को इसका समापन किया जाएगा। हरियाणा सीएम की पेंडिंग घोषणाओं पर मीटिंग हुई है। 14 विभागों की 94 में मिली देरी। सीएस ने 2 हफ्ते में पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। हरियाणा में सीएम की पेंडिंग घोषणाओं को लेकर बीती रात मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 14 विभागों के साथ बैठक की, जिसमें 94 घोषणाओं में देरी मिली है। पटना में चला विशेष ट्रैफिक अभियान। अप्रैल से नवंबर तक सीसीटीवी कैमरा से 2,24,117 गाड़ियों का चालान काटा गया है और इस चालान में 23,60,88,000 रुपए का चालान जमा हुआ है। पश्चिम बंगाल में 29वां कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ओपनिंग सेरेमनी में पहुंचे बॉलीवुड स्टार। दरअसल पश्चिम बंगाल में 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। ये फिल्म फेस्टिवल 5 से 12 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें 39 देशों की 219 फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। हरियाणा में बनेगी आईफोन की बैटरी। गुरुग्राम में फैक्ट्री लगेगी। जापान की कंपनी इन्वेस्ट करेगी यहाँ पर 7,000 करोड़ रुपए और 8,000 लोगों को जॉब भी मिलेगी। हरियाणा में अब एप्पल मोबाइल की बैटरी बनाई जाएगी। इसको लेकर अपडेट है। जापान की कंपनी गुरुग्राम के मानेसर में बड़ी फैक्ट्री लगाने जा रही है। हरियाणा सरकार का नया कानून। बिल के बहाने शव देने से इंकार नहीं कर सकेंगे हॉस्पिटल। वहीं परिजन सड़क पर रखकर जाम नहीं लगा सकेंगे। हरियाणा में अब इलाज का बिल न चुकाने पर अस्पताल शव देने से इंकार नहीं कर सकते। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी रोकने को लेकर सरकार नया कानून ला रही है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और ओलावृष्टि के बाद धूप खिली है। रोहतांग और दारचा हाईवे बहाल हो गया है। 7 दिन मौसम साफ रहेगा। टूरिस्टों को सड़क पर स्लो चलने की एडवाइजरी दी गई है। आरपीएससी राजस्थान से जुड़ी खबर है। सीनियर टीचर प्रतियोगी एग्जाम 2022 सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी हो गया है। 1605 अभ्यर्थी मुख्य सूची में सफल घोषित हुए हैं। एलआईसी ने भारत का नाम रोशन किया है। दुनिया की टॉप लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में रैंकिंग मिली है। S&P ग्लोबल इंटेलिजेंस द्वारा जारी नई रैंकिंग के मुताबिक एलआईसी दुनिया में चौथी सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनकर उभरी है। केन्या को 2000 करोड़ रुपए का ऋण देगा भारत। रूतो संग मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की यात्रा पर आए केन्याई राष्ट्रपति विलियम समोई रूतो के साथ व्यापक वार्ता के बाद ऋण सुविधा देने के भारत के फैसले की घोषणा की है। इग्नू में स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकली है। 21 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने का मौका मिल रहा है। अदानी समूह ने सीमेंट कंपनी सांगी इंडस्ट्रीज को खरीद लिया है। 5,185 करोड़ रुपए में ये सौदा हुआ है। रेलवे कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। मोबाइल ऐप से कर सकेंगे छुट्टी का आवेदन। रेलवे बोर्ड के अनुसार मोबाइल ऐप सुविधा केवल छुट्टी के लिए आवेदन करने के लिए उपलब्ध होगी। छुट्टी मंजूरी की प्रक्रिया वेब पोर्टल या मोबाइल ब्राउजर के माध्यम से करनी होगी। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की आंसर की जारी हो गई है। 6 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर न्यूज अपडेट में आप देख सकते हैं सांस लेना मुश्किल हो रहा है। एक हफ्ते बाद खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा। अगले 6 दिन प्रदूषण से हालात ऐसे बने रहने के अनुमान है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि अगले 2 दिन में दिल्ली एनसीआर की हवा और भी बेहद खराब श्रेणी में जा सकती है। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। मंगलवार सुबह सोने का भाव 62,457 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 75,027 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। बात कर लेते हैं वेदर न्यूज अपडेट में। संपूर्ण भारत का आज 6 दिसंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटों तक मध्यम से भारी बारिश जारी रह सकती है। उसके बाद फिर कमी आएगी। पूर्वी तेलंगाना और उड़ीसा के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, आंतरिक उड़ीसा, झारखंड के कुछ इलाके, गंगीय पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु, कर्नाटक, मराठवाड़ा, केरल और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश होने का अनुमान है। 24 घंटों के बाद मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। वहीं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के साथ साथ तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में समुद्र की स्थिति खराब से बहुत खराब रह सकती है। आज के मुख्य समाचार और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों का टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट का वीडियो हर रोज देखते रहने के लिए इस वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करें और एक बार इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर अभी के अभी शेयर भी कर दें, ताकि आपके मोबाइल पर काम की ताजा खबरें अपडेट हर रोज दिखते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।